हाय दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम संख्या पद्धति में नया टॉपिक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। क्या है? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना अर्थात नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर क्या ज्ञात करेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाए आपसे या कोई पूछे कि 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, या 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे या 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, तो हमें यही पता है, अर्थात 100 किन किन संख्याओं से विभाजित होता है। हम देखते हैं 100 किन किन संख्याओं से विभाजित होता है। देखते हैं 100 1 से विभाजित होता है, बिल्कुल। 2 से, जी, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से और स्वयं 100 से। इस प्रकार हम देखते हैं कि 100 के कितने गुणनखंड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने गुणनखंड होते हैं? 9। इस प्रकार के गुणनखंड हमें ज्ञात करते हैं तो हमें कोई ना कोई संख्या हो सकता है हम भूल जाए या हमसे छूट जाए, हमारा क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ज्ञात करते हैं तो हम निम्न विधियों का इस्तेमाल करते हैं। कितनी निम्न विधियों का इस्तेमाल करते हैं? नंबर 1 है इसमें। नंबर 1 दी हुई संख्या का, अर्थात निम्न विधि, निम्न स्टेप का ध्यान देते हैं। नंबर 1 जिसमें दी हुई संख्या का गुणनखंड करते हैं। अब दी हुई संख्या क्या है? 100 का हम सबसे पहले क्या करते हैं? गुणनखंड। 100 का गुणनखंड 2 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से। अब क्या करते हैं, हमें 100 के गुणनखंड ज्ञात हो गए। 100 के कितने गुणनखंड हैं, अर्थात हम इसे मिटाकर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 100 के 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। जब हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं तो नंबर 2 स्टेप हमारा क्या होता है, दी हुई गुणनखंड को घात के रूप में व्यक्त करते हैं। अर्थात गुणनखंड के 100 की गुणन क्या है? 2। अब घात के रूप में लिखते हैं। 2 की घात कितनी है? 2 कितनी बार दिया है? 2 लिख सकते हैं। 2 की घात 2। 5 कितनी बार दिए? 2 बार। 5 की घात क्या लिख सकते हैं? 2। अब तीसरा हमारा स्टेप ये बनता है कि दी हुए गुणनखंड की घात में, एक जोड़कर आपस में गुणा करते हैं। दी हुई गुणनखंड की घात में एक जोड़कर हम उनका आपस में गुणा करते हैं। इनकी घात कितनी दी हुई है? 2 में कितना जोड़ेंगे? 1 और गुणे, फिर इसकी घात कितनी थी? 2 में कितना जोड़ेंगे? 1। हमने यही बताया कि सभी दी हुई घात में एक जोड़कर हम उनका आपस में गुणा करते हैं। कितना प्राप्त होता है? 2 1 3। 3 गुणे 2 1 3, अर्थात हमें कितना प्राप्त होता है? इस प्रकार कितना प्राप्त होता है? 9। हम इस प्रकार देखते हैं कि 100 के कितने गुणनखंड होते हैं? 9। 100 के कितने गुणनखंड हैं? 9। हमने यहाँ भी देखा 100 के कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4 6 7 8 9। ये
इस प्रकार जब हम लिखते हैं तो कोई ना कोई संख्या हमसे भूल हो जाती है, बट जब हम इस स्टेप का फॉलो करते हैं, इस स्टेप का पालन करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन को हम एक तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे दिया है कि 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, तो हमने बताया, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या बनता है, दी हुई संख्या का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कर लेते हैं 2 7 2 30 2 15 3 5 5 1, अर्थात क्या हुआ, हमारा गुणनखंड में प्राप्त। जब गुणनखंड प्राप्त हो जाता है, जब गुणनखंड प्राप्त हो जाता है, दी हुई संख्या को हम घात के रूप में व्यक्त करते हैं। दी हुई संख्या को किसके रूप में व्यक्त करते हैं, घात के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हम घात के रूप में व्यक्त करें, 2 कितनी बार दिया है, 1 2 3, 2 कितनी बार दिया, 3, और 3 कितनी बार दिया, 1, 5 कितनी बार दिया, 1। उसके बाद हमारा निम्न अगला प्रोसेस क्या होता है कि दी हुई सभी संख्या की घात में, दी हुई सभी संख्या की घात में एक एक जोड़कर आपस में गुणा करते हैं। क्या करते हैं, एक एक जोड़कर आपस में गुणा करते हैं। यानी कितना है, 4 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूना 8 दूनी 16, अर्थात हमारा 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 16। 120 के कितने गुणनखंड होंगे, 16। हम अगर इस तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं, कितने गुणनखंड, 16, अर्थात देखें यहाँ पे 120 किन संख्या से विभाजित होता है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, फिर 8 से 10 से 12 से 15 से 20 से, उसके बाद 30 से, यहाँ 20 के बाद 24 से, फिर 30 से, फिर 40 से, फिर 60 से, फिर स्वयं 120 से। देखते हैं क्या हमारा 16 आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अर्थात हमने देखा कि 120 किन किन संख्याओं से विभाजित होता है, किन किन संख्याओं से विभाजित होता है, 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, 3 से भी, 4 से, 5 से, 6 से भी होता है, 8 से, 10 से, 12 15 20 25 24 40 60 120, अर्थात हमारा कितने गुणनखंड होते हैं, 16। अर्थात 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, 16। तो हम इस तरीके से जब हल करते हैं, हमें कहीं ना कहीं कोई संख्या छूट जाती है, हम भूल जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए कि 200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो क्या करते हैं, हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले दी हुई संख्या का गुणनखंड करते हैं, दी हुई संख्या का गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं 2 100, फिर 2 50, 2 25, फिर 5 5 5 5, अर्थात हमारा 100 के कितने 200 के कितने गुणनखंड प्राप्त होते हैं, 100 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या बनता है, प्राप्त गुणनखंड को हम घात के रूप में व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, प्राप्त गुणनखंड को हम घात के रूप में व्यक्त करते हैं। हम यहाँ देखते हैं 2 के कितने गुणनखंड हैं, 1 2 3, हम कितने लिख सकते हैं, 2 की घात
3। अब यहाँ 5 के कितने गुणनखंड है? 1 2, अर्थात 5 के गुणनखंड कितने हैं? 2। अर्थात हम दूसरा स्टेप तो हमारा होगा। अब हम तीसरा स्टेप क्या करते हैं? दी हुई सभी संख्या की घात में दी हुई सभी संख्या की घात में हम एक एक जोड़कर आपस में गुणा करते हैं। क्या करते हैं? आपस में गुणा करते हैं। 3 1 4 गुणे 3, अर्थात कितने प्राप्त होते हैं? 12। अर्थात 200 के कुल कितने गुणनखंड प्राप्त होते हैं? हमें आंसर प्राप्त होता है 12। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन में पूछ ले कि 200 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए या 200 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा कि कुल गुणनखंडों की संख्या, अगर लेकिन यही पूछ लेता है 200 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, तो इसके लिए हमें क्या करते हैं देखते हैं। नहीं पूछिए 200 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं? इसके लिए भी हम वही प्रोसेस करते हैं। तो हमारा क्या होता है? 200 सबसे पहले दी हुई संख्या का हम गुणनखंड करते हैं। दी हुई संख्या का क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा कि दी हुई सभी संख्याओं के गुणनखंड को हम उसकी घात के रूप में व्यक्त करते हैं। किसके रूप में व्यक्त करते हैं? घात के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हमारा तीसरा स्टेप क्या है? सबसे पहले क्या करते हैं? 200 को हम 200 का क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। तो हमें 200 का कितने गुणनखंड प्राप्त हुए? यही कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 यही प्राप्त हुआ था। तो हम क्या करते हैं? दी हुई गुणनखंड की सभी संख्या को हम घात के रूप में व्यक्त करते हैं। 1 2 3 कितनी घात हो? 3। और 5 की कितने गुणनखंड है? 2। अब हम आगे, अगर आपसे पूछा जाए कि 200 के कुल गुणनखंड, तो कुल गुणनखंड के लिए आप क्या करते हैं? दी हुई सभी संख्या की घात में हम एक एक जोड़कर आपस में गुणा कर लेते। 3 1 4 2 1 3, अर्थात को कितने गुणनखंड प्राप्त होते हैं? 12। बट लेकिन आपसे अगर पूछे कि 200 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सम गुणनखंड, तो दी हुई सम संख्या की घात में हम 0 जोड़ लेते हैं। बाकी बची सभी संख्याओं की घात में हम एक एक जोड़कर पुनः आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ सम संख्या की घात कितनी है? 2। यहाँ पे सम संख्या है और कोई सम संख्या नहीं। 2 की कितनी घात दी है? 3। क्या करते हैं? सम संख्या की घात में क्या जोड़ते हैं? 0। हमने जोड़ दिया। विषम संख्या या जो भी बची हुई सभी संख्याएं हैं उनकी घात में हम एक एक जोड़कर आपस में गुणा करते हैं। चेक करते हैं, देखते हैं। 3 गुणे 3, अर्थात जो है 200 के कुल कितने सम गुणनखंड प्राप्त होते हैं? 9। बट लेकिन आपसे यही पूछे कि 200 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो हमें सभी क्या करना पड़ेगा? दी हुई कुल गुणनखंड से सम वाले गुणनखंड को घटा देते हैं। सम वाले गुणनखंड को घटा देते हैं। कुल गुणनखंड कितने दिए? 12। और हमें सम गुणनखंड कितने प्राप्त होते हैं? 9। अर्थात विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाती है?
9। तो हमने क्या देखा, अगर क्वेश्चन दिया है कि 200 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, इसके लिए हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है कि सबसे पहले दी हुई संख्या का गुणनखंड करते हैं। दी हुई संख्या का गुणनखंड जब हम कर लेते हैं तो प्राप्त गुणनखंड को हम उसकी घात के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? घात के रूप में। अगर अब हमें कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है तो दी हुई संख्या की घात में दी हुई सभी संख्या की घात में एक एक जोड़कर आपस में गुणा करते हैं। अगर ये पूछे सम गुणनखंडों की संख्या तो हम क्या करते हैं, दी हुई सम गुणनखंड की घात में हम 0 जोड़ते हैं। बाकी बची सभी संख्याओं के या बाकी बची विषम संख्याओं की घात में हम एक एक जोड़कर आपस में गुणा करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, सम गुणनखंडों की संख्या। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 200 के कुल कितने विषम गुणनखंड हैं, तो आप क्या करते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या से सम गुणनखंडों की संख्या को घटा देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, विषम गुणनखंड। लेकिन अगर आपको न पता हो, डायरेक्ट ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या होगा कि अगर विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, क्या करते हैं कि सबसे पहले दी हुई संख्या का गुणनखंड करते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोसेस हमारा होता है, प्राप्त गुणनखंड को हम घात के रूप में व्यक्त करते हैं। यदि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछी विषम गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करते हैं कि सम वाली संख्या को हटा देते हैं, बची विषम संख्या की घात में हम एक जोड़कर आपस में गुणा कर लेते हैं। तो जब सम वाली संख्या को हटा देते हैं तो बचता हमारा कितना है, 5 की घात कितनी बचती, 2 में कितना जोड़ लेते हैं, 1। इनको आपस में कर देते हैं, कितना प्राप्त होता है, 3। हमने देखा चाहे हम इस विधि का इस्तेमाल करें या इस विधि के इस्तेमाल करें तो हमें विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त होती है, 3। यदि आपसे यही पूछे कि सम गुणनखंडों की संख्या, क्या करते हैं कि दी हुई संख्या की सम संख्या की घात में 0 जोड़ लेते हैं, बाकी बची विषम संख्या की घात में 1 जोड़कर आपस में गुणा करते हैं। कितना प्राप्त होता है, 9। तो हमने देखा कि यहाँ सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या और कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीखे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कुल गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करना। हमारा कल शायद से आई नहीं है, हम थोड़ा सा एक मिनट वेट करते हैं।